नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के इस YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अलग छांटना, विजातीय छांटना, विषम छांटना और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वाले प्रश्नों को, नॉन वर्बल रीजनिंग वाले प्रश्नों को, जिसमें हम लोग बहुत ही आसानी से बस इतना समझ लें, इतना देख लें, इन सभी ट्रिकों को जान ले जो मैंने बताया है, तो ऐसे प्रश्नों को परीक्षा हाल में बैठकर आप बेहद आसानी के साथ और बहुत तेजी से और बिना कोई प्रश्न गलत किए आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो सरल व्याख्या सहित मैं आपको बातें बहुत आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए, और मैं ये मान के चलता हूं कि वो छात्र भी इससे लाभ उठा पाए जो एकदम पहली बार इस टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं, या वो भी छात्र अपनी स्पीड को बढ़ाने में लाभ ले पाए जो पहले से ही ऐसे प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ नन्हे मुन्ने ट्रिक बनाए हैं जो आपकी मदद करेंगे इन सब बातों को समझने में। तो इन ट्रिक्स को मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इकट्ठा किया है ताकि आपको थोड़ी सी मदद कहीं ना कहीं मिल पाए। तो भुजाओं की संख्या के आधार पर विजातीय छांटा जाता है, यानी अगर ऐसा हो कि तीन आकृतियां जो है त्रिभुजाकार हो, तीन तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो, और एक आकृति ऐसी है जो चतुर्भुज है, तो वो आंसर हो जाएगा। यानी और भी कई तरीकों से भुजाओं की संख्या के आधार पर, जैसे कि एक है चतुर्भुज और बाहर वाली आकृति है पंचभुज, एक है त्रिभुज उसके बाहर वाली आकृति है चतुर्भुज, एक आकृति है पंचभुज और उसके बाहर वाली आकृति जो है वो षटभुज है। यानी कि और एक और आकृति दे दे जिसमें भीतर की आकृति त्रिभुज हो और बाहर की आकृति क्या हो, पंचभुज हो। यानी कि अलग छांटा का मतलब भीतर 4 बाहर 5, भीतर 3 तो बाहर 4, भीतर 5 तो बाहर 6। यानी बाहर से भीतर से बाहर वाला एक ज्यादा है, लेकिन इसमें भीतर से बाहर वाला 2 ज्यादा हो जाए तो यही आंसर हो जाएगा। यानी कि भुजाओं की संख्या के आधार पर भी आंसर होता है। यहां मैंने उदाहरण दिया है, आगे अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आकृतियों की संख्या के आधार पर, ये तो भुजाओं की संख्या होगी, आकृतियां भी होती हैं। जैसे पहली आकृति में अगर 2 बिंदु दे दे, 4 बिंदु दे दे, किसी में और भी वो आकृति 4 हो और ध्यान से देखने में पता चले कि एक विकल्प ऐसा है जिसमें धीरे से एक आकृति बढ़ा दे रहा है, 5 कर दे रहा है, तो जिसमें 5 होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा आसान सा उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से होंगे। जल और दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर भी होता है। जैसे ये लिखता है ए, यानी कहने का मतलब मैं मोटा मोटी समझाता हूं, 3 विकल्प ऐसे रहेंगे जो जल प्रतिबिंब रहेंगे, एक विकल्प ऐसा रहेगा जो दर्पण प्रतिबिंब यानी लंबवत दर्पण रहेगा, वही आंसर। या ऐसा हो सकता है 3 विकल्प में दर्पण प्रतिबिंब हो और एक विकल्प जल प्रतिबिंब हो, तो वही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के बारे में आप जानते होंगे। आकृतियों की बनावट के आधार पर भी, या उसको कह सकते विभिन्नता के आधार पर, देखने में तो लग रहा है कि यही आकृति है, लेकिन ये थोड़ा सा अगर ऐसे कर दे और बाकी में त्रिभुज हो तो ये क्या होगा, यही वाली आकृति आंसर होगी। यानी कि आकृतियों की विभिन्नता के आधार पर भी जो आंसर हमारा होता है, और भी कई अनेक आधार होते हैं। इसमें मैंने महत्वपूर्ण आधारों को लिया है ताकि आपको कुछ हद तक बातें समझ में पहले से ही आती रहें। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा, आगे प्रश्न के माध्यम से भी हम इसको याद दिलाएंगे। यानी कि 3 आकृति तो रहेगी कि क्लॉकवाइज जा रही है, एक आकृति रहेगी कि एंटी क्लॉक, तो वो आंसर। या 3 आकृतियां एंटी क्लॉक है, एक आकृति क्लॉकवाइज है, तो वो आंसर। कैसे इसको हम लोग पकड़ेंगे आगे चल के हम लोग प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे। घटता बढ़ता क्रम, ये भी आगे प्रश्नों के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया था, त्रिभुज है, फिर चतुर्भुज है, फिर इसके बाद पंचभुज है, फिर एक ऐसी आकृति है जिसमें पंचभुज है भीतर, फिर षटभुज है, फिर 7 भुजा वाली आकृति है। यानी कि घटता बढ़ता क्रम सही है, यानी 3 4 5 या 5 4 3 घटता है बढ़ता क्रम, लेकिन एक में जो अजीब क्रम दे दे, जैसे 5 के बाद 4 दे दे, फिर 1 दे दे, फिर 6 दे दे, यानी उल्टा पुल्टा, तो वो आंसर। यानी और भी कई आधार पे होता है। जब प्रश्न आएगा तो आपको बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। और ये स्वर व्यंजन के आधार पे, यानी कि 3 में स्वर दे दे, 1 में व्यंजन, तो वो आंसर। वो चित्र के माध्यम से भी ऐसे दे सकता है, ए, किसी में ई, किसी में आई, और एक में लिख देगा बी, तो वो आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है स्वर व्यंजन के आधार पर भी आंसर होता है। आकृतियों का विभाजन, आकृतियां कभी 3 आकृतियों में 1/2 भाग को काला किया है और एक आकृति में 1/2 से ज्यादा या कम आकृति को काला करेगा, तो वो आंसर। या ऐसे ही 1/3 और 1/4 का भी होता है। जैसे 3 आकृतियों में 1/4 भाग को काला दिखाया है और किसी एक आकृति में 1/4 से कम या ज्यादा दिखाएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। ऐसे प्रश्न देखने को ज्यादा मिले, इसलिए मैंने इसको ट्रिक के रूप में आपके सामने पिरो के लाया हूं आपके लिए। रेखीय और वक्राकार आकृति, यानी कि अगर ऐसा बना दिया जाए
एक बना दिया जाए एल, एक बना दिया जाए एम और एक बना दिया जाए ओ। तो स्वर व्यंजन के आधार पर यह नहीं हो सकता कि स्वर तो दो हो गया और दो व्यंजन, तो किसको टिक करेंगे? जिस आधार पर दो दो समीकरण मिल जाए तो वो समझिए वो आधार ही शून्य हो गया, किसी अन्य आधार पर आंसर ढूंढिए। तो अब इसमें रेखा के आधार पर देखिए सब आकृतियां रेखा के आधार पर बनने वाली हैं, जबकि ओ जो है, ओ कहिए चाहे सी कहिए चाहे डी कहिए, ये वक्राकार आकृति है। तो यही वक्राकार आकृति हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीन आकृतियां वक्राकार हैं यानी वृत्ताकार हैं, वृत्ताकार रूप में है, और एक आकृति रेखीय है, रेखा से निर्मित है, तो वही आंसर हो जाएगा। जो अकेला होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक हो गया। और आकृतियों की स्थिति बंद खुली, तीन आकृतियां बंद बंद है, जैसे कोई भी डिजाइन रहेगा बंद रहेगा, लेकिन एक आकृति खुली रहेगी वही आंसर। तीन आकृतियां खुली है, एक बंद है, तो वही आंसर। आकृतियों की स्थिति के आधार पर तीन आकृतियों का मुंह ऊपर, एक आकृति का मुंह नीचे है, तो आंसर। तीन आकृतियों का मुंह दाएं, एक आकृति का मुंह बाएं है, तो ये आंसर इस आधार पर भी होता है। आकृतियों के अन्य भी कई गुण होते हैं, जब प्रश्न को देखेंगे, समझेंगे, दिमाग लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप देखते ही समझ में आ जाएगा कि तीन आकृतियों में आपको एक स्पेशल गुण दिखाई देगा जो कि एक अन्य आकृति में नहीं दिखाई देगा, जिसमें नहीं दिखाई देगा वही हमारा आंसर होता है। और सबसे बड़ा, इसीलिए मैंने ट्रिक लिख दिया है, सबसे बड़ा ट्रिक है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे, बाकी कोई ट्रिक मत पढ़िए, तो ट्रिक अपने आप प्रैक्टिस करने के दरमियान ही आपके दिमाग में बैठते जाएंगे, ट्रिक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी सबसे बड़ा ट्रिक क्या है? तो प्रैक्टिस है। आप 10 ट्रिक सीखिए या ना सीखिए उसके बराबर में हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति 10 ट्रिक सीखता है और केवल 10 प्रश्न सॉल्व करता है, और एक व्यक्ति कोई ट्रिक नहीं सीखता लेकिन 100 प्रश्न सॉल्व करता है, तो 100 प्रश्न सॉल्व करने वाले की, बिना ट्रिक वाले की स्पीड आपसे ज्यादा और एक्यूरेट होगी। तो इसलिए प्रैक्टिस भी करिए, और मैं कहता हूं कि ट्रिक भी सीखिए, तब ताकि आपको सोने पर सुहागा वाला बात साबित हो जाए। तो 2 पैटर्न ट्रिक क्या है? तो कोई भी वर्गीकरण या असमान छांटना, भिन्न छांटना, विषम छांटने वाला कोई भी प्रश्न हो, शब्द वाला वर्गीकरण हो, अक्षर वाला वर्गीकरण हो, या ये नॉन वर्बल का वर्गीकरण हो, सब में के लिए ये नियम है कि इसमें 2 पैटर्न होते हैं, 2 ही पैटर्न होते हैं, 2 से ज्यादा पैटर्न नहीं होता है। आकृतियों के संख्या के आधार पर है, तो किस सब में अगर आकृतियों की संख्या 3 है, उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूं आपको, मान लेते हैं 3 विकल्प हैं जिसमें 3-3 त्रिभुज बने हैं, 3 त्रिभुज बने हैं, और एक विकल्प ऐसा है जिसमें एक ही त्रिभुज बना है, तो यही आंसर। पैटर्न क्या हो गया? सब में 3-3 त्रिभुज है और एक में एक त्रिभुज है, या सब में एक एक त्रिभुज रहे और एक विकल्प ऐसा है जिसमें 3 त्रिभुज रहे, तो फिर यही आंसर। 2 ही पैटर्न होगा, जिस पैटर्न को 3 विकल्प फॉलो करेंगे वो कभी आंसर नहीं होगा, जिस पैटर्न को 3 विकल्प फॉलो करेंगे वो कभी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन होगा? तो जो अकेला पड़ेगा वही आंसर होगा। मान लीजिए कि इसमें 5 भुजाओं वाली आकृति 3 विकल्पों में है, और एक विकल्प में, मान लीजिए विकल्प पैटर्न ए में 5 भुजाओं वाली आकृति 3 विकल्पों में है, लेकिन एक विकल्प में चतुर्भुज दिया है या पंचभुज दिया है, तो बीच में ऐसे एक लाइन खींच दिया, यानी कि षटभुज कर दिया है। षटभुज नहीं, यानी कि डिजाइन बदल दिया है, या इसको षटभुज ही कर लीजिए कि षटभुज दे दिया है, चतुर्भुज दे दिया है, तो यही आंसर। लेकिन एक में पंचभुज है, 4 में ये है, तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। यानी कि जो अकेला पड़ेगा वही आंसर होगा, और हमेशा 2 पैटर्न होगा, और ये भी क्लियर है कि 2 पैटर्नों में से ही किसी एक में आंसर, कोई एक आंसर हमारा होता है। तो अब चलते हैं प्रैक्टिस और देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिए ये पहला प्रश्न है, और सारे प्रश्न एसएससी, रेलवे या पुलिस किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं, वही मैं लेता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और आप सही प्रश्नों को सॉल्व करें। तो देखिए ये प्रश्न और भी परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन पैटर्न थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। प्रश्न को आप मत रटिएगा, क्योंकि हर प्रश्न के हिसाब से, विकल्प के हिसाब से उत्तर बदलता रहेगा। एक प्रश्न थोड़ा सा बस बदल देगा तो उत्तर बदल जाएगा। कैसे? जैसे मैं यहां पर उदाहरण के लिए समझाता हूं आपको। जैसे अगर यहां लिखा जाए कप, ग्लास, गिलास, गिलास, बाल्टी, और एक लिख दिया जाए यहां पर कुर्सी, तो आप किसको टिक करेंगे? निश्चित रूप से कप, गिलास, बाल्टी एक जैसा दिख रहा है, कुर्सी अलग दिख रहा है, आप इसको टिक कर देंगे, ठीक। लेकिन अगर फिर एक विकल्प, इसमें से कोई भी एक विकल्प हटा दे और इसके जगह पर लिख दें घोड़ा,
तो अब आप सजीव निर्जीव के आधार पर आप इसको टिक कर देंगे, यानी कोई भी विकल्प बदलेगा तो आपका विकल्प के हिसाब से आंसर भी बदलेगा, क्योंकि हमेशा आंसर दिए गए विकल्पों के हिसाब से अलग छांटने वाले में करना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, इसमें जब भी मैं प्रश्न लाऊं तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोक दिया करिए, खुद से मनन करिए, उत्तर लाने का प्रयास करिए। उत्तर आ जाने के बाद चाहे सही या गलत वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अगर मैं रुकूंगा तो जो वीडियो 20 मिनट आधा घंटा का बन रहा है वो 1.5 घंटे का बनता है और इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। तो ये आपस में टकराने वाले तीर, ये भी आपस में, ये भी आपस में, ये एक दूसरे से दूर जाने वाले तीर, एक दूसरे से दूर, और ये सारे तीर एक ही दिशा में जाने वाले। तो कुछ लोग सी ही को आंसर बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 ही पैटर्न है। आपस में टकराने वाला भी तीर इसके पास है, एक दूसरे से विपरीत जाने वाला भी तीर इसके पास है, एक दिशा में जाने वाले भी तीर इसके पास है। यानी इस वाले विकल्प में तीनों ही पैटर्न है। इसमें जो भी, अब इसको इस तरीके से भी समझिए, ये भी कह सकते हैं कि जो एक सतह पर है टकराता तीर तो सभी में टकराता तीर है, इसमें विपरीत जाता तीर तो सभी में विपरीत जाता तीर है, इसमें एक दिशा में तो सभी दिशा में जाता तीर है, लेकिन इसमें सभी सतह पर अलग अलग प्रकार के तीर हैं। इसलिए यही हमारा आंसर है। आंसर है डी, सभी हर एक पासे में अलग तरह। आंसर यहां पे इसलिए मैंने यहां लिख दिया ताकि जो लोग पीडीएफ हमसे लेंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, और यहां पर तो अगर मैं 30 प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूं तो उसमें 30 से ज्यादा 80-90 प्रश्न हो सकते हैं। सारे प्रश्न अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सारे प्रश्नों को आप प्राप्त करके, वो पेड लिंक होगा, उसे आप प्राप्त करके सारे प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहां पर मैंने इसीलिए लिख दिया ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप थोड़ा सा व्याख्या देख लेंगे तो बातें आपको फिर से याद आ जाएंगी। और परीक्षा से पहले एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे तो कोई ज्यादा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तभी सही उत्तर तक पहुंचेंगे। हड़बड़ी में रहेंगे तो गड़बड़ी जरूर हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए। तो जब ध्यान से देखते हैं तो आपको 3 पत्ता वाला फूल जो शिव जी पे चढ़ाया जाता है, ये जो 3 पत्ता वाला फूल है, बेल का पत्ता जो है, ये तीन पत्ता वाला यही चढ़ाया जाता है, 2 पत्ता वाला नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये 3 पत्ता वाला कितना है? 1 है। इसमें कितना है? तो 1 है। इसमें कितना है? तो 1 है। और इसमें कितना है? तो 2 है। कुछ लोग ये सोचेंगे कि इसमें बीच में है, इसमें एक बीच में है, इसमें एक बीच में, इसमें कोई बीच में नहीं, तो यही आंसर। लेकिन ये बड़ा कारण नहीं है, इससे बड़ा कारण है ये कि इसमें 3 पत्ता वाला 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो हमेशा कारण 2-3 हो सकते हैं, लेकिन सबसे प्रभावी कारण को आप ढूंढिए और वही आपका उत्तर होगा और एग्जामिनर के दिमाग को आप पकड़ पाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, उत्तर देने का प्रयास करिए। जब आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए रीजनिंग के कई आंसर भी कभी कभी होते हैं, सबका दिमाग अलग अलग है, लेकिन कोशिश करिएगा कि बहुत ज्यादा दिमाग मत लगा दीजिए न्यूटन वाला, और बहुत कम भी मत लगा दीजिए कि उत्तर गलत हो जाए। मीडियम में अपने दिमाग को लगाइए। तो ये कह सकते हैं 0 और प्लस एकदम एक सीध में है, 180 अंश के कोण पे कह सकते हैं तिर्यक रूप से एकदम एक सीध में है। इसमें भी एक सीध में है, इसमें भी एक सीध में है, इसमें भी एक सीध में है। कोई आंसर नहीं मिला, कोई बात नहीं है। अब हम लोग कह सकते हैं कि इसके बीच में शुरू से लास्ट तक ऐसे रेखा है 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3। इसमें 1 2 3 तो है, लेकिन तीसरा वाला यहां से यहां तक नहीं गया, आधे रास्ते पर ही थक के रुक गया, तो सुस्ताने लगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ ना कुछ स्टोरी सब में होती है, तो उस स्टोरी को पकड़िए और आंसर तक पहुंचिए। देखिए पेड वीडियो कोर्स के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और हमारे रीजनिंग के पेन फ्री ट्रिक वाले बैच से आप भी जुड़ सकते हैं बहुत ही कम मूल्य में। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब इसमें किसी तरह जब सभी विकल्पों में आकृतियां समान दिखाई दे, ध्यान से सुनेंगे, जब सभी विकल्पों में आकृतियां लगभग समान दिखाई दे तो ये समझिएगा कि देखने में तो समान लग रहा है, लेकिन जरूर किसी में थोड़ा सा अंतर है, और उसी अंतर को आपको पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे? तो ये देखिए, ये जो लाइनिंग वाला है, इससे किसी न किसी को आधार बनाना पड़ता है। तो आधार चाहे आप किसी को बनाइए, आप चाहे तो वृत्त को आधार बना लीजिए, त्रिभुज को बना लीजिए, ये इसको बना लीजिए। तो मैं इसको आधार बना रहा हूं, इसको, जो लाइनिंग है। तो लाइनिंग से एक खाना छोड़ के वृत्त और एक खाना छोड़ के त्रिभुज, लाइनिंग से एक खाना छोड़ के वृत्त और 2 खाना छोड़ के यहां पे हो गया। तो देखिए 2 पैटर्न मिल गया, यहां पर हमें एक पैटर्न ये मिल गया और एक पैटर्न ये मिल गया,
और हमेशा याद रखिए दो पैटर्नों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। अब ये कह रहा है कि एक छोड़ के वृत्त और एक छोड़ के त्रिभुज, और ये बोल रहा है एक छोड़ के वृत्त लेकिन दो छोड़ के त्रिभुज। अगर आगे आने वाले विकल्पों में अगर ये रहे कि एक छोड़ के वृत्त और दो छोड़ के त्रिभुज तो आंसर ए हो जाएगा। अगर आगे आने वाले विकल्प में हम लोग चेक करें और एक छोड़ के त्रिभुज और एक छोड़ के ही वृत्त मिले तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। यही है टू पैटर्न ट्रिक। अब यानी कि सी को चेक करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर मिलेगा, और यह भी कंफर्म है कि हमारा आंसर ए होगा या बी होगा। यही है टू पैटर्न ट्रिक। टू पैटर्न ट्रिक का मतलब अगर दो अलग अलग प्रकार के विकल्प दिखाई दे रहे हैं तो आंसर उन्हीं दोनों में से एक होगा। और पता कैसे चले कि उन दोनों में से कौन होगा, तो ठीक अगला ही विकल्प चेक करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा। देखिए अब इसमें इस लाइनिंग वाले से एक खाने पर त्रिभुज और एक खाने पर त्रिभुज, तो कौन अकेला पड़ गया? ये देखिए एक खाने पर त्रिभुज वाला ये है और एक खाने पर त्रिभुज और वृत्त वाला ये है, इसके साथ ये मिल गए, ये दो हो गए, अकेला कौन पड़ा? ये। तो हमारा आंसर यही होगा। डी चेक करने की जरूरत नहीं है, बिना चेक करे आप समझ जाइए कि एक एक खाना पर अंतर वाला इसमें भी होगा। देख लीजिए एक खाना पर इसमें, एक खाना पर इसमें है। तो थोड़ा सा अलग तरीके से समझिए जो मैं बताना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं धीरे धीरे आप मुझसे जुड़ाव पैदा करेंगे और समझ जाएंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। तो इसको तो ये ऐसा प्रश्न है कि वो उसी का गलत होगा जो अपने आप को न्यूटन बनने की कोशिश करेगा, आर्किमिडीज बनने का कोशिश करेगा। तो इसको ये प्रश्न ऐसा है कि अगर आप आंख बंद करके भी ऐसे ऐसे करें तो देख कर आप बता देंगे कि आंसर कौन सा होगा। अगर ऐसे वाले आंसर में भी अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग लगा देंगे तो वो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है छोटा सा वृत्त, 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 छोटा सा वृत्त। अब इसमें जो है वो वृत्त गायब है, तो यही हमारा आंसर है। खैर एक और चीज हो सकता है कि इसमें ये जो लाइनिंग है ये सोया है। सोया कह दिए तो समझ में आ गया, पड़ा खड़ा कहते तो नहीं समझ में, ये सोया है। इसमें क्या है? सोया है। अब इन दोनों में खड़ा, अगर ऐसा होता कि इसमें भी सोया रहता तो ये आंसर हो जाता। अगर तीन खड़े खड़े एक सोया वाला तो वो आंसर, तीन सोए सोए एक खड़ा तो वो भी आंसर। इस आधार पर भी प्रश्न होता है, लेकिन आपको सबसे बड़ा आधार खोजना पड़ता है। भले ये भी सोया रहता है, इसके बावजूद भी आंसर यही होता है क्योंकि सोया है चाहे जगह है। लेकिन इसका ये मान लिया जाए अगर आंख है और ये सिर है, पैर है और ये सिर है, तो सिर पैर तो इसका गायब है, भले सोया हो चाहे खड़ा हो। तो हमेशा बड़ा कारण ढूंढना है। तो वैसे भी हमारा सी ही होता अगर इसमें सोया खड़ा वाला भी बात होती, लेकिन यहाँ पर सोया खड़ा वाला भी बात एग्जामिनर ने दूर कर दिया क्योंकि ये भी क्या है? सोया है, और ये खड़े वाले के हिसाब से भी वही आंसर हो जाता है, लेकिन यहां पर ये भी खड़ा है। तो दो खड़ा और दो सोया मिल जाए, यानी एक ही पैटर्न दो दो मिल जाए, तो समझिए उस पैटर्न पे आंसर ही नहीं है। अब देखिए यहां थोड़ा सा मोटिवेशन अपना कर लीजिए। देखिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो डरना नहीं है, क्योंकि जीत वही प्राप्त करता है जो डरता नहीं। आप डरेंगे तो जीत नहीं प्राप्त कर सकेंगे। डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि हमसे जो परीक्षा देने वाले प्रतियोगी हैं सब हमसे तेज है। जब परीक्षा हाल में आपका कोई प्रश्न कठिन समझ में आए, लगे कि गलत हो जाएगा, तो ये भी समझिए कि सबका गलत हो रहा है। परीक्षा में बैठने वाले अधिकांश छात्रों का प्रश्न गलत होगा। तुक्का में भले ही सही हो जाए, लेकिन अधिकांश छात्रों का वो प्रश्न गलत हो गया है। और जब आसान भी प्रश्न देखे तब भी आप मत खुश होइए, क्योंकि समझिए कि वो भी प्रश्न सबका सही हो रहा है। तो जो मीडियम स्तर के प्रश्न होते हैं उसमें गड़बड़ी नहीं करना सफलता की तरफ ले जाता है। फिर भी कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। अगला प्रश्न, अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए, वीडियो रोक के देखिए या जल्दी से बता दीजिए उत्तर, दोनों में से कोई काम करिए। तो ध्यान से देखिए, ये आयत इसको हम लोग कह रहे हैं। अगर आयत इसका नाम दिया जाए, कुछ नाम देना पड़ता है, तो ये आयत इस वृत्त से दूरी बनाया है। ये आयत जो है, ये वाला आयत, ये वृत्त के भीतर नहीं है। इसमें भी ये वाला जो आयत है, ये वाला वृत्त के भीतर नहीं है। इसमें भी ये जो आयत है, ये भीतर नहीं है। लेकिन इसमें इस वृत्त के ये वाला लोकेशन, ये वृत्त के भीतर चला गया। ये चीज ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। यानी आंसर क्या है? सी है। अब मैंने लिखा था जल और दर्पण प्रतिबिंब टिक क्या होता है, तो यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। बीच में मान लीजिए कि दर्पण रखा हुआ है, लंबवत दर्पण। दर्पण का मतलब होता है लंबवत दर्पण, और क्षैतिज दर्पण का मतलब हम लोग जल प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, या कह सकते हैं 180 अंश पलट जाएगा। ये भी दर्पण प्रतिबिंब, ये भी दर्पण प्रतिबिंब, यानी लंबवत दर्पण।
लेकिन ये पलटता तो W ही जैसा रह जाता है, लेकिन M जैसा बन गया है कि इसका मतलब ये क्या हुआ है कि ये जल प्रतिबिंब बना है। तो सब दर्पण है, ये जल है, ये जल है, इसलिए आंसर नहीं है। ये इसलिए आंसर है क्योंकि ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, लंबवत दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसे हो जाता है M तो आंसर हो जाता है, ऐसे भी होता तो भी आंसर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये लंबवत दर्पण नहीं है। हमारा आंसर होता है डी। अगला प्रश्न देखिए, आकृतियों की स्थिति के आधार पर हमने लिखा था, कुछ आकृतियां ऊपर होती हैं, कुछ आकृति नीचे, तो वही आंसर। 3 आकृतियां नीचे, 1 आकृति ऊपर, तो वही आंसर। 3 आकृतियां दाएं, 1 आकृति बाएं, तो वही आंसर। तो इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर हम लोग संख्या के आधार पर कुछ लोग इसको गिनेंगे, 1 2 3, इसमें 3 है, इसमें 2 2 4 2 6 है, इसमें 3 3 6 3 9 है, इसमें 4 4 8 4 3 12 है। तो इस हिसाब से हमें उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर उत्तर तब मिलता जब सब में 2 2 2 रहता, किसी में 3 रहता, या सब में 4 4 4 आंख होता, किसी में 1 होता, तब मिलता। लेकिन जब सब में अलग अलग है तो कोई उत्तर नहीं, वो आधार ही गलत हो गया। जिस पैटर्न पर 2 से ज्यादा विकल्प हैं तो समझिए वो पैटर्न ही फॉलो नहीं करेगा। तो अब यहां पर सीधे सीधे ये कह सकते हैं, ये आंख कह लिए, जो भी कह लीजिए, ये बिंदु है जो सब में नीचे है, इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे, इसमें ऊपर क्यों दिया, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सरसरी निगाह से देखते हुए सी। उत्तर देंगे तो इसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि गुड़े तो सब में दिख रहा है, देखिए गुड़े पैटर्न और भी होता है, इसलिए मैं सब बताता चलो साथ। देखिए गुड़े तो सब में है, जो सब में है उस पर ध्यान मत दीजिए। अब इसमें खड़ा है, इसमें खड़ा है, इसमें खड़ा है, इसमें पट है, तो हम लोग यानी सोया हुआ है, तो यही आंसर हो सकता है, हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि इसमें ये बीच वाली रेखा खड़ी है, इसमें खड़ी है, इसमें खड़ी है, तो यही आंसर। लेकिन झटके में लगाकर चले जाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो गया, क्योंकि अलगाव कई होते हैं एक प्रश्न में, लेकिन सबसे प्रभावी कारण जो होगा उसी आधार पे आपको आंसर टिक करना। इस बात को ध्यान से गांठ बांध लीजिएगा। तो ये तो बात सही था, सोया और खड़ा के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया था? बी। क्यों? इसमें ये बीच वाला खड़ा, इसमें ये बीच वाला खड़ा, इसमें ये खड़ा, लेकिन इसमें सोया। लेकिन अंतर और भी है, क्या? इसमें कितनी रेखा है? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इसमें 1 2 3 4। तो ये बड़ी बात है, सोया है चाहे खड़ा है, जिंदा तो है, लेकिन इसमें तो इसके किसी व्यक्ति के 2 हाथ 2 पैर है, लेकिन किसी का 6 हाथ है। तो ये बड़ी बात है। सब में कितने हैं? 4, कि सब में कितने? 1 2 3, और इसमें है कितने? 4। तो ये अलग होगा। दूसरी चीज ये भी कह सकते हैं कि ये नीचे का डिजाइन देखिए, काला वाला कैसा है, इसमें कैसा है, इसमें कैसा, और इसमें देखिए कैसा, टेढ़ा मेढ़ा सा। तो चाहे यहां से आपका नजर पड़ जाए या यहां से नजर पड़ जाए, दोनों ही हिसाब से आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए झटके में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिए फूलों की पत्तियों को, फूलों की पंखुड़ियों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये जो 2 पत्ती है, इसमें ये जो 2 पत्ती है, इसमें ये जो 2 पत्ती है, इसमें ये यहां पे गायब दिखाई दे रहा है। यानी 2 पत्तियां हवा के इधर से झोंके से शायद टूट गई हैं, तो ये अलग इसको छाड़ दिया गया कि भाई तुम्हारा 2 पत्ती टूट गया, तुम रिजेक्ट हो जाओ। यानी आंसर हो जाता है डी। इसको देखिए, जब ऐसा प्रश्न हो तो थोड़ा भुजाओं की संख्या को ध्यान दीजिएगा, नहीं होगा तो कोई और पैटर्न देखा जाएगा। बाहर 6, भीतर 5, बाहर 5, भीतर 4, बाहर 6 भुजा, भीतर 4, बाहर 4, भीतर 3। देखा जाए 6 है तो 5 एक का अंतर, 5 है तो 4 एक का अंतर, 4 है तो 3 एक का अंतर, लेकिन 6 है तो 5 रहना चाहिए। यहां पर 2 का अंतर दिखाई दे रहा है, यही आंसर है। इसी को मैंने लिखा था ट्रिक में, घटता बढ़ता क्रम, आकृतियों की रेखाओं का घटता बढ़ता क्रम। यह उल्टा भी हो सकता था, इसी से संबंधित अलग पैटर्न पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब जो मैंने लिखा था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन ट्रिक, तो जो मैंने पीछे लिखा था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन ट्रिक, तो वो यहां पर फॉलो होगा। तो ध्यान से देखिए, जब चारों विकल्पों में आकृतियां लगभग एक सी दिखाई दे, लगे कि एक ही आकृति है, उसमें कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कभी कभी ये घूर्णन के आधार पे होता है।
तीन आकृतियां ऐसी हो सकती हैं जो क्लॉकवाइज घूमे, एक आकृति एंटी क्लॉकवाइज होगी, वही आंसर हो जाएगा। या तीन आकृतियां एंटी क्लॉकवाइज घूमे, एक आकृति क्लॉकवाइज, तो वही आंसर। जो अकेला पड़ेगा वही आंसर। तो कैसे पता चलेंगे? या इसको किताबों में क्या लिखता है कि ए बी सी को घुमाकर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन डी को नहीं प्राप्त किया जा सकता, यही आंसर। तो घुमाकर प्राप्त किया जा सकता है कि मतलब यही होता है। अगर इसको ध्यान से देखिए, बस इतने भाग को, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं इतना, तो ये किधर जाता हुआ लग रहा है? ये लग रहा है ऐसे मुड़ा है ना, यानी कि क्लॉकवाइज। अब इसको देखिए, केवल इतने भाग को, दो डंडे को दिखा रहा हूं, ये भी किधर लग रहा है? क्लॉकवाइज। इसमें देख लीजिए, क्योंकि ये तो आंसर, इसको पहले देखिए, इसको भी दो देखिए, दो पार्ट इसका, ये भी किधर लग रहा है? ऐसे क्लॉकवाइज, यानी तीनों में क्लॉकवाइज। और इसमें देखिए केवल दो को, ये कैसे लग रहा है? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ये है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि तीन क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जो अकेला पड़ जाएगा, जब एक एंटी क्लॉकवाइज, जो भी अकेला पड़ेगा आंसर वही हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने पीछे ट्रिक में लिखा था, आकृतियों के भाग के आधार पर, आकृतियों के विभाजन के आधार पर, आकृतियां कभी 1/2, 1/3, 1/4 भाग में विभाजित होती हैं। तो जो तीन को फॉलो करे वो आंसर नहीं होगा, जो अकेला पड़ेगा वही आंसर होता है। तो यहां पर 1/2 दिखाई दे रहा है, ये 1/2। अगर दो भाइयों की जमीन है तो दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। इसमें भी दो भाइयों की जमीन तो बराबर बराबर, इसमें भी बराबर बराबर। इसमें विभाजन जो हुआ ऊपर नीचे का, तो ये बराबर हिस्सा नहीं है। नीचे वाले को क्या मिलेगा? ज्यादा जमीन मिलेगी, ऊपर वाले को कम मिलेगा। अगर ये पेप्सी की बोतल है तो ऊपर वाले को कम हिस्सा मिलेगा, नीचे वाले को ज्यादा मिलेगा, यानी कि ये छोटा बड़ा हिस्सा है। तो हमारा आंसर बी हो जाता है, ज्यादा बकवास न किए बिना। ये कभी याद रखिए 1/3, 1/4 के रूप में भी होता है, छायांकित भाग करके भी देता है। अब इसको ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखेंगे तभी उत्तर मिलेगा, अन्यथा उत्तर नहीं मिलेगा। देखिए इससे तो कोई अंतर नहीं आ रहा है। एन सीधा है और इसका जल प्रतिबिंब नीचे, ये सीधा है, इसका जल प्रतिबिंब नीचे, यानी कि नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ये त्रिभुज का मुंह ऊपर, त्रिभुज का मुंह नीचे, यानी कि जल प्रतिबिंब। ये भी एस सीधा, एस उल्टा हो, यानी कि जल प्रतिबिंब। अब इससे नहीं पकड़ में आया तो तीर से देखते हैं, तीर ऊपर तीर नीचे, ये तीर का पोंछ ऊपर, ये तीर का पोंछ नीचे, ये तीर का मुंह नीचे, तीर का मुंह ऊपर। लेकिन इसमें तीर का पूंछ ऊपर, इसमें भी तीर का पूंछ ऊपर ही है, यानी इसी से आंसर समझ में आ रहा है। आंसर कैसे है फिर से देख लीजिए, ये ऊपर मुंह, ये नीचे मुंह, ये ऊपर पूंछ, ये नीचे पूंछ, ये नीचे मुंह, ये ऊपर मुंह, यानी एक दूसरे का उल्टा है। लेकिन इसमें पूंछ इसका भी ऊपर है, इसका भी ऊपर है, इसको पूंछ ऐसे ऐसे नीचे रहना चाहिए। तो ये कुल मिला के हमारा यही आंसर हो जाए, क्योंकि अगर सब में समान ही हो जाएगा तो आंसर हम लोग किसको टिक करेंगे? आंसर हो गया डी। देखिए अगला प्रश्न मैंने लिखा था, जो पहले उत्तर आप बता लीजिए, खुद से कोशिश कर लीजिए। कभी कभी तो भुजाओं की संख्या के आधार पे होगा और कभी कभी स्वर व्यंजन के आधार पर भी। अगर इसमें लिख दे टी एल भी और ई, तो स्वर व्यंजन के हिसाब से देखेंगे तो इसको आंसर कहेंगे, क्योंकि ये स्वर है, बाकी सब व्यंजन है। लेकिन दो स्वर दे दे, दो व्यंजन दे दे, तो समझ जाइएगा कि स्वर व्यंजन के आधार पर प्रश्न नहीं है। जो भी पैटर्न दो दो दे दे तो समझिए वो आंसर पैटर्न पे होगा ही नहीं। तो और भुजाओं की संख्या के आधार पर देखें तो एक भुजा दो भुजा, एक भुजा दो भुजा, एक भुजा दो भुजा, और इसमें 1 2 3 4 भुजा। तो भुजाओं की संख्या के आधार पर भी डी है, स्वर व्यंजन के आधार पर भी डी है, और डी लेकिन किस विकल्प में? तो विकल्प बी में। ग्रुप डी में ऐसा ही होता है कि प्रश्न ढूंढिए, उसके बाद ये देखिए कि किस विकल्प में, नहीं तो गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। अब ये प्रश्न ऐसा ही है कि आंख बंद करके आप बता देंगे कि कौन सा आंसर है बिना देखे। इस पे व्याख्या देने की भी जरूरत नहीं समझ में आ रही है। डी का मतलब है कि टिक किसको करना है? डी लिखा है विकल्प ए में। अब देखिए जो घूर्णन ट्रिक मैंने बताया था, आकृतियां क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, इसी बात को यहां पर तो चूंकि डायरेक्ट बना दिया है तीर। पिछले वाले प्रश्न में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था तो समझने में दिक्कत था कि क्लॉकवाइज मुड़ रहा है कि एंटी क्लॉक, लेकिन ये तो दिख ही रहा है ये क्लॉकवाइज।
ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज, और ये वाला एंटी क्लॉक, तो यही हमारा आंसर होगा डी। लेकिन डी किस में है? तो विकल्प डी ही में है, हमारा आंसर हो गया डी। तो वर्गीकरण और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के और भी ढेर सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को कराऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पेड लिंक है, वहां से जाकर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप हमारे कोर्स से, रीजनिंग के कोर्स से, पेन फ्री रीजनिंग बैच से, ट्रिकी रीजनिंग बैच से जुड़ना चाहते हैं, सभी रीजनिंग को आप विधिवत ट्रिकी तरीके से सीखना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और पूरा कोर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर आपके लिए ऐसे रीजनिंग के ट्रिकी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद।